कल हम बात कर रहे थे दृष्टि दोष की बात की थी, थोड़ी सी आपको मैंने दृष्टि दोषों के बारे में बताया था। इसके बाद हम आज मैंने बताया कि प्रकाशीय उपकरणों का अध्ययन करेंगे। जितने भी इसमें प्रकाशीय उपकरण हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, समझ में नहीं बात, ठीक है। आप लेंस का अध्ययन कर चुके हैं, प्रिज्म का अध्ययन, आप लेंस का अध्ययन कर चुके हैं, प्रिज्म का अध्ययन कर चुके हैं। तो इसके बाद में इसमें प्रकाशीय उपकरण आते हैं, ठीक है। प्रकाशीय उपकरण में आप बेसिकली सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार की होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि दर्शन कोण क्या होता है, दृष्टिकोण, दर्शन कोण, इसके बारे में आप ध्यान दें। दर्शन कोण, यह इसका नाम है दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, दर्शन कोण या फिर दृष्टिकोण, और इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, अल्फा से व्यक्त करते हैं। तो आप ध्यान से सुने कि दर्शन कोण होता क्या है। आपको पता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब है, वो बनता है रेटिना पे। क्या बनता है, रेटिना पे बनता है, ठीक है। जब किसी भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, अब वो बड़ा बनता है या छोटा बनता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। मेन बात ये है कि प्रतिबिंब कब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कब छोटा बनेगा। तो जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उस वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, दृष्टिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे मैं इस चौक को देख रहा हूं तो ये चौक मेरी आंख पर जितना कोण बना रहा है वो कहलाएगा दृष्टिकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दृष्टिकोण या दर्शन कोण कहलाएगा। तो मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया कोण, वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है बेटाओ, दर्शन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टिकोण कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि प्रतिबिंब रेटिना पे बना वस्तु का, समझ में नहीं बात, ठीक है। दृष्टिकोण क्या है, मैं किसी वस्तु, कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं और वो वस्तु आंख पर जितना कोण बना रही है, ठीक है, वो जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, दृष्टिकोण कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाएगा। अब कब वस्तु बड़ी दिखाई देगी, कब छोटी दिखाई देगी, ये डिपेंड करता है दर्शन कोण पर। किस पर डिपेंड करता है, दर्शन कोण पर डिपेंड करता है। यदि दर्शन कोण का मान अधिक है, ठीक है, यदि दर्शन कोण का मान अधिक है, यदि वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण अधिक है, ठीक है, तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा, यदि अल्फा, अल्फा क्या है, दर्शन कोण है, अल्फा अधिक है, क्या है, अधिक है, अल्फा अधिक है, तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, समझ में नहीं बात। और यदि अल्फा का मान, यदि अल्फा कम है तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। तो कहने का मतलब ये है, दिखाई देगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंख पर वस्तु के द्वारा जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण है, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण के कारण ही वस्तु छोटी दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है, समझ में नहीं बात। यदि दृष्टिकोण का मान ज्यादा है तो वस्तु क्या दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, और यदि दृष्टिकोण का मान कम है तो वस्तु क्या दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, समझ में नहीं बात, ठीक है। अब कोई भी वस्तु है, आपको पता है कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, ठीक है, कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है और हमको छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे कि हम तारों का अध्ययन कर रहे हैं, कोई दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो वो छोटी दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, छोटी, क्योंकि उस वस्तु के द्वारा आंख पे बनने वाला जो दर्शन कोण है, दृष्टिकोण है, अल्फा बहुत कम है, ठीक है। जैसे आप तारों को देख रहे हैं तो तारे हमें कैसे दिखाई देते हैं, छोटे। यदि आपको तारों को बड़ा देखना है तो आंख पर बनने वाला दर्शन कोण क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए।
तो ऐसा करने के लिए कुछ ना कोई उपकरण यूज करते हैं, कोई ना कोई प्रकाशीय उपकरण का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है, दर्शन कोण के मान को बढ़ा देता है। किसकी मान को बढ़ा देता है? दर्शन कोण के मान को बढ़ा देता है, और जिससे हमें वस्तुएं क्या दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसके द्वारा वस्तुएं बड़ी दिखाई देती है। छोटी जो वस्तुएं होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। करता क्या है वो क्या करता है कि जो वस्तु के द्वारा आंख पर दर्शन कोण बन रहा है, दृष्टि कोण बन रहा है अल्फा, ठीक है, उसके मान को बढ़ा देता है, उसके मान को बढ़ा देता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। समझ में आई होगी सबके? ठीक है, तो दर्शन कोण का रोल इतना ही है। यदि वस्तु को होता क्या है, आंख पर बनाया, वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण है, ठीक है, वस्तु छोटी और बड़ी दिखाई देती है। किसके कारण दिखाई देती है? दर्शन कोण के कारण दिखाई देती है। समझ में आई बात? तो देखो हम बात कर लेते हैं कि मान लिया कोई ये कोई वस्तु हुई आपकी पी क्यू, कोई वस्तु है, और यहाँ आपकी आई हुई पी क्यू नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया पी और क्यू। कोई वस्तु है, पी क्यू वस्तु है, और यहाँ आपकी है आँख, क्या है, आँख है, ये मैंने आई बना दी, ठीक है, आई बना दी, यहाँ लिखता हूँ आई, ठीक है, कोई आँख है यहाँ, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वस्तु आँख पर जितना कोण बनाएगी उसका मान क्या है, एल्फा, क्या है, एल्फा, ठीक है। और ये जो कोण है एल्फा, मान लिया न्यूनतम दूरी डी पर बना है, यहाँ मैंने बिंदु दे दिया, ओ क्या दिया, ओ, ये जो कोण है एल्फा कितनी दूरी पे बना है, न्यूनतम दूरी डी पर बना है। समझ में बात? तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये कोई हमारी वस्तु थी, पी क्यू कोई वस्तु है, और पी क्यू वस्तु ने कोण बना दिया, आंख पर कोण बनाया, और आंख पर बनने वाला कोण आपको पता है क्या कहलाता है, दर्शन कोण या दृष्टिकोण कहलाता है। तो आंख पर कोण बना दिया एल्फा, कितना बना दिया, एल्फा। समझ में बात? और ये जो कोण है न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, कहाँ बनता है, न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। समझ में बात? ठीक है, अब एल्फा क्या है, दर्शन कोण, जिसका मान आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आप न्यूनतम दूरी पर, बहुत कम दूरी पर, ठीक है, जो कोण बन रहा है बहुत छोटा कोण बनेगा, कैसा कोण बनेगा, बहुत छोटा कोण बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ टेन का मान निकालूं, देखो टेन एल्फा निकाल सकता हूँ मैं। टेन एल्फा आपको पता है क्या होगा, लंब बटे में आधार होता है, तो बेटा पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे में पी ओ हो जाएगा। पी ओ आपको पता है क्या है, डी है, ठीक है। तो टेन एल्फा छोटा कोण है, एल्फा क्या है, बहुत छोटा है, तो आप एल्फा बहुत छोटा है तो आप यहाँ सकते हैं एल्फा अल्प है, एल्फा अल्प है, क्या है, अल्प है, बहुत छोटा है, ठीक है। जब एल्फा अल्प है तो एल्फा टेन एल्फा को हम किसके बराबर ले सकते हैं, लगभग में एल्फा के बराबर ले सकते हैं। किसके बराबर ले सकते हैं, एल्फा के बराबर ले सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है, जब बहुत छोटा कोण बनाया तो वस्तु है न्यूनतम दूरी डी पर रखी हुई है, तो मैंने बताया कि आंख पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, दृष्टिकोण होगा, क्या होगा, दृष्टिकोण होगा। तो मैंने टेन एल्फा बराबर में यहाँ से मान निकाला पी क्यू बटे में पी ओ, और पी ओ का मान आपको पता है डी है। अब एल्फा बहुत छोटा है तो मैंने लिख दिया टेन एल्फा लगभग में एल्फा बराबर में पी क्यू बटे में कैपिटल डी। ये आपके पास इसका फॉर्मूला आता है। समझ में की बात? ठीक है, तो ये मैं एल्फा का मान निकाल के बताया है। समझ में की बात? ठीक है, और देखें यदि और बात करें हम, और अध्ययन करें कि हमारे पास क्या बनेंगे, जैसे कि मैं और आपको डायग्राम बनाऊं तो देखो और भी मैं बना के बता सकता हूँ, ये आपको समझ में आई होगी। जैसे कि मान लिया कि ये आंख है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये आपकी आई हुई, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है एच, ठीक है, एच ऊंचाई की कोई वस्तु है वो रखी हुई है, ठीक है। ये इसका आपका प्रकाशित केंद्र हो गया, तो मान लिया यहाँ से इसने ये कोण बना दिया, तो ये जो कोण है, ये क्या बन रहा है, एल्फा बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्फा बन रहा है। और यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। मेरे की कोई वस्तु है एच ऊंचाई की, ये हमारी क्या है, आंख है, ठीक है। तो इसने ये कोण बनाया, इसमें दोनों सम्मुख कोण है, तो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये एल्फा है तो ये कितना होगा, एल्फा ही होगा। तो यहाँ ये प्रतिबिंब बन जाएगा।
छोटा और बड़ा जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपको पता है यहाँ एल का मान ज्यादा है, यहाँ एल का मान क्या है, कम है। तो जो बड़ा और छोटा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एल्फा पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, ये एल्फा पे। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं भी यदि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि वो वस्तु आंख पर कितना कोण बना रही है। कोण का मान एल्फा का मान कम है तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, यदि एल्फा का मान ज्यादा है तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। समझ में बात, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं। ये आपको समझ में आई होगी पूरी बात कहानी। तो देखो तो अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मैंने आवर्धन क्षमता निकालना बताया, ठीक है। तो प्रकाशीय उपकरण की आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं? तो बेटा देखो दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक तो वस्तु को देखो, एक ध्यान से सुनो कि ये डस्टर है, डस्टर को मैं देख रहा हूँ तो डस्टर जितना कोण बना रहा है वो क्या आंख पर जितना कोण बना रहा है वो कौन सा कोण होगा, दर्शन कोण। क्या होगा, दर्शन कोण। अब इसी वस्तु को मैं किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखूं, इसी वस्तु को मैं किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखूं तो जो आपका कोण है वो कुछ अलग बनेगा, दर्शन कोण का मान कुछ अलग होगा, होगा नहीं होगा। तो यदि हम प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता की बात करें, किसकी बात करें, प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता की बात करें, तो प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो देखो मैं यहाँ बात करता हूँ, या तो आप सूक्ष्मदर्शी खरीदो कोई दिक्कत नहीं, या तो आप प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, या फिर कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे सकते हैं सूक्ष्मदर्शी अभी पढ़ाएंगे आपको सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन ऐसे ले सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि सुनो ध्यान से, ये डस्टर है, मैं इसको देख रहा हूं बिना प्रकाशीय उपकरण की सहायता से, ठीक है। जब मैंने इसको बिना प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखा तो ये कोई ना कोई कोण बनाएगा, और वो कौन सा कोण होगा, दृष्टिकोण होगा। कौन सा कोण होगा, दृष्टिकोण। आंख पर कोई ना कोई कोण बनाएगा, समझ, कोई ना कोई आंख पर कोण बनाएगा, वो कोण कौन सा होगा, दृष्टिकोण होगा, ठीक है। अब इसी को मैं चाह रहा हूं कि ये डस्टर बड़ा दिखे, इसलिए मैंने क्या किया, इसको प्रकाशीय उपकरण से देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा ऐसे कह सकते हैं, इसलिए प्रकाशीय उपकरण, दूरदर्शी से देखा ऐसे कह सकते हैं। तो प्रकाशीय उपकरण के द्वारा फिर आंख पे दूसरा अलग कोण बनेगा और उसको मान लिया मैंने बीटा। क्या मान लिया, बीटा। अब हम बात कर रहे हैं प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता, किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो देखो मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, ठीक है, एम बराबर में, ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब किससे बना है, प्रकाशीय उपकरण से। तो देखो अंतिम या प्रकाशीय उपकरण के द्वारा, प्रकाशिक उपकरण के द्वारा आंख पर बना कोण, प्रकाशीय उपकरण के द्वारा आंख पर बना कोण बटे में, ठीक है, बटे में वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण। समझ में बात, ठीक है, प्रकाशिक उपकरण के द्वारा आंख पर बना कोण बटे में वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण। समझ में बात। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो बेटा देखो मैंने यहाँ बताया एम बराबर में, ठीक है, मैंने बताया प्रकाशीय, मैंने बताया डस्टर का एक एग्जांपल दिया था आपको, डस्टर को मैंने देखा वैसे देखा सीधे बिना प्रकाशित को देखा,
तो वस्तु डस्टर क्या हुई, वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण कितना है, अल्फा मान लिया। ठीक है, और जब मैंने उसको प्रकाशिक यंत्र की सहायता से देखा तो कोण कितना मान लिया, बीटा मान लिया। तो आवर्धन क्षमता क्या हुई, बीटा बटे में अल्फा। क्या हुई आवर्धन क्षमता, बीटा बटे में अल्फा। समझ में बात। तो ये मैंने किसकी आवर्धन क्षमता लिखी, किसी भी प्रकाशीय उपकरण की मेरे आवर्धन क्षमता आपको निकाल बताई, या फिर कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की बेटा आवर्धन क्षमता मैंने आपको निकाल के बताई। समझ में बात, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अच्छा ऐसे भी कह सकते हैं इसको अंतिम प्रतिबिंब। अंतिम प्रतिबिंब हमेशा किससे बनता है, अंतिम प्रतिबिंब प्रकाशीय उपकरण से बनाएंगे। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, ठीक है, और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। समझ ये भी क्या होती है, आवर्धन क्षमता होती है। अब बात करते हैं, आगे आ जाते हैं और आगे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। किसकी बात करते हैं, माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज समझ में आई होगी, ध्यान रखना है फॉर्मूला बेटा, ध्यान रखना है। प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता बीटा अपॉन में अल्फा। बीटा क्या है, किसी भी प्रकाशीय उपकरण के द्वारा आंख पर बना कोण। अल्फा क्या है, बिना प्रकाशीय उपकरण की आंख पर बना कोण। तो आगे बात कर लेते हैं, और आगे हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी। किसकी बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी को माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होती क्या है, ऐसा उपकरण जो वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब को दिखाता है। क्या दिखाता है, बड़ा, वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सिंपल सी बात है कि जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा, सूक्ष्म वस्तु जो होती है उनके द्वारा आंख पर बना दृष्टिकोण होता है बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसा प्रकाशीय उपकरण जो दर्शन कोण, दृष्टिकोण के मान में वृद्धि करके प्रतिबिंब का, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, वो क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। समझे, ऐसा प्रकाशीय उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना के दिखाता है, समझे, क्या कहलाता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूक्ष्मदर्शी। और यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी पूछ ली जाती है, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछ ली जाती है। तो सूक्ष्मदर्शी के अगर टाइप की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। फर्स्ट सूक्ष्मदर्शी होती है सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सी होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी। पहली जो होती है वो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ सिंपल माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, दूसरी जो होती है वो होती है संयुक्त। कौन सी होती है, संयुक्त। कौन सी होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सी होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है। इसे बेटा आप लिख सकते हैं कंपाउंड। क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड, POUND, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझ में आई बात, ठीक है। तो मैंने आपको कितने प्रकार की सूक्ष्मदर्शी बताई, दो प्रकार की बताई। कितने प्रकार की बताई, दो प्रकार की मैंने आपको सूक्ष्मदर्शी बताई। पहली सूक्ष्मदर्शी कौन सी है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। कौन सी है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। और दूसरी कौन सी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। समझ। तो हम आप यहाँ बारी से एक का अध्ययन कर लेते हैं, एक की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। इसकी बात करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं। तो देखो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, बाद में बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था बनाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। किसकी बात कर लेते हैं भैया, सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात कर लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, इससे प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ लिखता हूँ सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी ले लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ में आई बात। सरल सूक्ष्मदर्शी की हम बात कर लेते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। समझ में आई बात। तो देखो सबसे पहले
एक मिनट, सबसे पहले हम इसकी व्यवस्था बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? व्यवस्था बना लेते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नहीं है कि मैंने क्या किया, सरल सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था बना लेते हैं। तो देखो अभी व्यवस्था बनाते हैं। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या व्यवस्था बनेगी, पी की पी डैश क्यू डैश। ठीक है, तो ये हुआ उत्तल लेंस। उत्तल लेंस या ऐसे कहते हैं आवर्धक लेंस। ठीक है, तो देखो अब बात कर लेते हैं कि भैया सूक्ष्मदर्शी, हम बात कर लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। किसी बात कर लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो नाम है, हाँ सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी का दूसरा जो नाम है आवर्धक है। क्या है? आवर्धक है, मैग्नीफायर है। तो सबसे पहले तो इसके दूसरा नाम सुनो, इसका दूसरा नाम होता है आवर्धक। क्या होता है? आवर्धक होता है। क्या होता है? आवर्धक। याद रखना बेटा, सरल सूक्ष्मदर्शी का दूसरा नाम क्या है? आवर्धक है। क्या है? आवर्धक है। इसे कहते हैं मैग्नीफायर। क्या कहते हैं? मैग्नीफायर। क्या कहते हैं? मैग्नीफायर कहते हैं। तो ध्यान से सुनो कि जो दूसरा नाम क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी, तो मैंने यहाँ पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था दर्शाई गई है। मैंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था को दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का, कैसा कम फोकस, बाद में बताएंगे कम फोकस दूरी क्यों ली है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में। समझेगा? तो ये एक उत्तल लेंस लगा दिया मैंने, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस लिया मैंने। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और इसकी ये इसका मान लिया मैंने बिंदु एफ, मान लिया फोकस बिंदु मान लिया। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि मैंने सबसे पहले तो हमने कोई वस्तु ली पी क्यू। कौन सी वस्तु ली बेटा? पी क्यू। ध्यान से सुनना, जब मैंने कोई वस्तु पी क्यू ली तो मैं ध्यान चित्र एक दूसरा बना देता हूँ। तो मैंने कोई वस्तु ली
पी क्यू। तो बेटा अब यहाँ कोई वस्तु मैंने ये ली पी क्यू, वस्तु है आपकी, नाम वस्तु का नाम दे दिया मैंने पी और क्यू। समझ में बात? तो इसने आंख पर यहाँ कोण बना दिया वस्तु ने, आंख पर यहाँ छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि कोई वस्तु पी क्यू है और उसको मैं वस्तु पी क्यू को देख रहा हूँ, तो वो आंख पर कितना कोण बनाएगी, दृष्टिकोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी, अल्फा बनाएगी। तो मैंने कोई वस्तु ली, ये कोई वस्तु ली मैंने पी क्यू, तो इसने आंख पर यहाँ कोण बना दिया और ये वस्तु हुई आपकी पी, नाम दे दिया क्यू, और न्यूनतम दूरी डी पर रखी हुई थी। न्यूनतम दूरी कितनी रखी हुई थी? डी पर रखी हुई थी, न्यूनतम दूरी डी पर रखी हुई थी, और इसने यहाँ कोण बना दिया एल। कितना कोण बना दिया? एल। ये बिना प्रकाशीय उपकरण की सहायता से, किसकी सहायता से? बिना प्रकाशीय उपकरण की सहायता से। तो मैंने कोई वस्तु ली थी, कौन सी नाम वस्तु थी? पी क्यू थी, ठीक है। और इस पी क्यू ने हमारी आंख पर बिंदुओं पर भी आंख है, यहाँ आई है, तो यहाँ कोण कितना बना दिया? यहाँ कोण बना दिया एल का। और ये कौन सा कोण है? दर्शन कोण है। अब हमको इस पी क्यू वस्तु को बड़ा करके देखना है। क्या करके देखना है? बड़ा करके देखना है। तो बड़ा करने के लिए कोई ना कोई प्रकाशीय उपकरण चाहिए। तो उस जो प्रकाशीय उपकरण हम यहाँ उपयोग में ले रहे हैं बड़ा करके देखने के लिए, जो हम प्रकाशीय उपकरण बेटा ले रहे हैं, और उस प्रकाशीय उपकरण का नाम लिया है मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सी है? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी होती कुछ नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि एक नली होती है, ठीक है। नली पर कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है। क्या होता है? कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस व्यवस्थित होता है, जिसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। समझ में बात? ठीक है, ध्यान से सुनो। उत्तल सरल सूक्ष्मदर्शी में कुछ नहीं होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक नली होती है और उसके एक साइड पर कम फोकस दूरी का क्या लगा देते हैं? उत्तल लेंस लगा देते हैं। अभी बताएंगे कम फोकस दूरी का क्यों, आपको बाद में थोड़ा सा समझ में आएगा कि कम फोकस दूरी का ही उत्तल लेंस क्यों लिया। तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, जिसका नाम है आवर्धक लेंस। क्या नाम है? आवर्धक लेंस, ठीक है। आवर्धक लेंस भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, जिस वस्तु को हमें प्रतिबिंब बड़ा देखना है, उस वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशित केंद्र को के बीच में रख देते हैं। कहाँ देते हैं? लेंस के प्रथम फोकस। ये लेंस का प्रथम फोकस हुआ, ठीक है, f1 हुआ, और ये क्या होगा? लेंस का द्वितीय फोकस होगा f2 होगा। समझ में बात? ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ध्यान से देखो। मैंने कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लिया। हम क्या करते हैं, जिस वस्तु को बड़ा देखना है, हमको वस्तु ले लिए पी क्यू, इसको बड़ा देखना है, तो हमने उस वस्तु को प्रथम फोकस, लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य कहीं रख दिया। तो आपको बताया था मैंने कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र और फोकस प्रथम फोकस के मध्य रखा जाता है, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? और आभासी बनता है, और वस्तु और अनंत के बीच में कहीं बन जाता है, लेंस के बाईं ओर बनता है। कहाँ बनता है? लेंस के बाईं ओर बनता है। तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें गई, एक प्रकाश किरण भैया ये ऐसे गई, प्रकाशित केंद्र सीधी गुजर जाएगी, एक प्रकाशित किरण ऐसे समांतर गई, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से, द्वितीय फोकस से। मैंने पहले बताया था, नियम बताए थे। तो द्वितीय फोकस से इन दोनों को मैंने डॉट डॉट करके यहाँ मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को। तो हमारे पास जब हम ऐसा करते हैं, जब हम वस्तु पी क्यू को हम लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य कहीं रखते हैं, तो हमें आभासी, सीधा और बड़ा, आभासी कैसा प्रतिबिंब है ये भैया, ये प्रतिबिंब है आभासी। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब, आभासी है, सीधा है, ठीक है, आभासी, सीधा और बड़ा। कैसा है? बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और ये प्रतिबिंब वस्तु और अनंत के मध्य कहीं प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब लेंस के बाईं ओर प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? लेंस के बाईं ओर प्राप्त होता है। तो ये कहानी थी आपकी, ये कहानी तो मैंने बताई। अच्छा, जब हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब ने कोण बना दिया बीटा। कितना कोण बना दिया? बीटा। यहाँ कहीं आई होगी, यहाँ आई होती है ई वाई, यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो यहाँ हमारी आँख हुई, क्या हुई? हमारी यहाँ आँख हुई। तो यहाँ मैंने आँख बना देता हूँ, तो ये हमारी हुई आँख हुई, ठीक है, ये हमारी क्या हुई? आँख, ठीक है, ये हमारी हो गई भैया आँख, आई हो जाएगी। यहाँ से हम देख रहे हैं उसको, ये हमारी आई बना दी मैंने। तो यहाँ से देखा तो आँख पर कितना कोण बना? बीटा कोण बना।
कितना होना बीटा। अब हम सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या निकाल लेते हैं, आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं। तो बेटा आवर्धन क्षमता निकालना बहुत ही सिंपल है। तो देखो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो सरल सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो देखो आवर्धन सूत्र में बताया m बराबर में कोई प्रकाशित कोण हो, m बराबर में बीटा बटे में अल्फा। अल्फा वस्तु के द्वारा आंख पे बनाया गया कोण, बीटा प्रकाशीय उपकरण की सहायता से आंख पर बनाया गया कोण। तो वस्तु के द्वारा कोण आंख पे बनाया गया कोण कितना है, अल्फा है। तो यहाँ मैं सिंपल से लिख सकता हूँ, यहाँ tan अल्फा लगभग में बराबर में अल्फा में बता सकता हूँ। तो PQ यहाँ कितना आ जाएगा, PQ बटे में कितना आ जाएगा, D कितना आ जाएगा, D। ये यहाँ कितना होगा बीटा। बीटा के बारे में, अरे ये बिंदु की दूरी है U, कितनी दूरी है, बिंब धरा है U दूरी, कितनी दूरी धरा है, U दूरी पर बिंब रखा हुआ है। और जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो न्यूनतम दूरी D पर प्राप्त होता है। कितने पर प्राप्त होता है, न्यूनतम दूरी D पर प्राप्त होता है। तो B बराबर में यहाँ लिखता हूँ मैं D, न्यूनतम दूरी कितने प्राप्त हुआ है, D पर प्राप्त होता है। समझ में हुआ, ठीक है। बिंब की दूरी में U दूरी पर रखा हुआ है और प्रतिबिंब में कहाँ रखा हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ रखा था, न्यूनतम दूरी पर रखा था मैंने D को। तो प्रतिबिंब बिंब कहाँ रखा था, न्यूनतम दूरी पर रखा था। तो ये जो प्रतिबिंब है ये भी कहाँ प्राप्त होगा, न्यूनतम दूरी D पर प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, न्यूनतम दूरी D पर प्राप्त होगा। समझ में आई बात। अब हम बात कर लेते हैं बीटा की, इसकी बात कर लेते हैं, बीटा की बात कर लेते हैं। तो बीटा की हम बात करें तो देखो बीटा की बात करने में यहाँ पर P O बिंदु लेकर यहाँ O डैश करेंगे, लेंगे O डैश करेंगे। तो यदि बीटा की बात करें तो यहाँ पर tan बीटा निकाल सकते हैं, tan बीटा। बेटा इस त्रिभुज को देखो, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, U कितनी है, U। बिंब की दूरी कितनी है, U। तो PQ बटे में क्या आ जाएगा, U। तो यहाँ आ जाएगा PQ बटे में U। समझ में नहीं बात, ठीक है। इस त्रिभुज में बीटा कैसे निकालेंगे बेटा, बीटा कैसे निकालेंगे इस त्रिभुज में, ठीक। लंब बटे में आधार, आधार बेटा U है, कितना है U, आधार बेटा कितना है U, और ये कितना है, लंब कितना है PQ। समझ में नहीं बात। अब बहुत सिंपल सी बात हो गई, हमारे पास दोनों आ गए, ये आ गया tan बीटा, मैं यहाँ इसको बीटा बड़ा लिख सकता हूँ, tan बीटा लगभग में बीटा। समझ में नहीं बात। तो दोनों आपके पास आ गए। तो आवर्धन क्षमता निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आवर्धन क्षमता निकाल देंगे n बराबर में बीटा का मान कितना है बताओ, बीटा का मान ये PQ बटे में U, ठीक है। और इसका मान कितना भैया, अल्फा का मान ये रहा भैया। तो यहाँ इन 2 में D बटे में क्या आ जाएगा, PQ, PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा। तो आवर्धन क्षमता n बराबर में क्या आ जाएगी, D अपॉन में U। ये आवर्धन क्षमता आपको प्राप्त होगी। समझ में बात। ये जो आवर्धन क्षमता है ये किसकी आवर्धन क्षमता है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। किसकी आवर्धन क्षमता है, ये जो आवर्धन क्षमता है ये किसकी है, सरल सूक्ष्मदर्शी की। बेटा अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा ये है वस्तु यहाँ PQ थी, अल्फा कोण बन रहा था, न्यूनतम दूरी कितनी रखी, D पर रखी हुई थी। तो मैंने ये त्रिभुज लिया, तो त्रिभुज में लिया तो मैंने यहाँ tan अल्फा, छोटे कोण बनेंगे, कैसे बनेंगे छोटे कोण, क्योंकि हमारा जो वस्तु है वो बहुत पास रखी है, छोटा कोण बनेगा। न्यूनतम दूरी D पर, न्यूनतम दूरी D 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ tan अल्फा बराबर रहेगा PQ बटे में यहाँ से आ गया D। अब बेटा इस त्रिभुज की बात करें तो अब हम बीटा निकालेंगे। तो इस त्रिभुज में बीटा निकालो, तो इस त्रिभुज में बीटा निकाला, तो यहाँ बीटा का मान क्या है, tan बीटा लगाऊंगा, बीटा मान है PQ बटे में U। और मान लेंगे PQ से PQ बढ़ जाएगा और आवर्धन क्षमता सिंपल सी बात है कि जाएगी D अपॉन में U, आवर्धन क्षमता प्राप्त हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी क्या है, थोड़ी सी कंडीशन है, थोड़ी सी कंडीशन की तरफ हम देख लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती है, कंडीशन क्या क्या होती है। तो कंडीशन की तरफ हम देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती हैं। हाँ कंडीशन की तरफ हम देखते हैं। तो देखो कंडीशन की तरफ हम जब देखें, देखो कंडीशन की तरफ देखें तो पहले इसमें कंडीशन है, इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई रोल नहीं है। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि ये अपने पास आ गए हैं, तो ये पता ही है आपको। देखो यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, चलो इसको हटा देता हूँ, यहाँ आवर्धन क्षमता में लिख देता हूँ। बेटा ध्यान लिख दिया है मैंने, यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको भी हटा देता हूँ, कुछ तो छोड़ देता हूँ केवल। बेटा यहाँ में लिखा है आवर्धन क्षमता कितनी आई है, m बराबर में आई है D अपॉन
इसको मैंने बंद कर लिया, ये आवरण क्षमता है। अब इसकी कुछ कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब में न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, कहाँ बनता हो, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। तो फर्स्ट पॉइंट में ले लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ कि फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, कहाँ बनता हो, डी पर बनता हो। जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की दूरी डी पर बनता हो तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, क्योंकि लेंस उपयोग आ रहा है, लेंस सूत्र से। तो बेटा लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र लगाते हैं 1/में f बराबर में 1/v माइनस में 1/u, ये होता है लेंस सूत्र। अब स्पष्ट देखने की दूरी कहाँ बन रहा है, डी पर बन रहा है। और अब बिंब है तो अब चिन्ह नियम से, चिन्ह नियम लगाएंगे, लेंस दे रहे हैं तो चिन्ह नियम जरूर लगाएंगे, चिन्ह नियम से, तो चिन्ह नियम लिए मैंने, चिन्ह नियम लिए तो देखो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, बिंब की दूरी कितनी है, u, बिंब की दूरी u बराबर में, बिंब की दूरी जान लेता हूँ u बराबर में है u, लेकिन किसमें, बिंब की दूरी उत्तल लेंस हो, जब उत्तल लेंस को समाती माइनस में, तो माइनस ले लिया, क्या ले लिया, माइनस। बिंब की दूरी उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, माइनस मारते क्या ले लिया, माइनस ले लिया। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर में कितनी, डी पर बन रहा है, न्यूनतम दूरी कहाँ बन रहा है, डी पर बन रहा है, बता दे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है न्यूनतम दूरी डी पर, लेकिन प्रतिबिंब बिंब के पीछे बन रहा है, समझ में नहीं बात, तो बिंब के पीछे मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा बन रहा है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, समझ में नहीं बात। ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो जब मैंने बताया कि प्रतिबिंब बिंब की दूरी कितनी है u, और बिंब की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, किसमें ली जाती है, माइनस में, उत्तल हो चाहे अवतल हो। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v बराबर कितनी दूरी बन रहा है, न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है, मैंने लिख दिया v बराबर में डी, ठीक है। लेकिन आपतित किरण की दिशा में क्या विपरीत दिशा बन रहा है, बिंब के पीछे बन रहा है, तो माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस। इसको जमा देते हैं, देखो जमा देंगे 1/में f बराबर में, यहाँ बेटा देखो यहाँ 1/में माइनस के d आ जाएगा, माइनस माइनस देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 1/में क्या आ जाएगा u, ठीक है। दोनों तरफ में d का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, d का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, दोनों तरफ d का गुणा करने, क्या करने पर, गुणा करने पर, तो देखो गुणा करा मैंने यहाँ d बटे में f बराबर में d का गुणा किया यहाँ तो माइनस में 1, तो यहाँ किया तो d बटे में, इसका इधर ले जाएंगे पक्षांतर कर देंगे, इसकी जगह तो यहाँ बचा आपके पास क्या बचा, d बटे में u, तो ये बचा, इधर ले गए इसको बराबर में d 1 प्लस में 1 प्लस हो गया, प्लस में d अपॉन में f। बेटा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m आवरण क्षमता है। तो यहाँ आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, आपके पास फॉर्मूला आ गया, जो इसकी जगह मैंने लिख दिया, इसकी जगह दिख रहा होगा आपको, एक बार देख लेना। हाँ, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने d अपॉन में m, तो m बराबर में इस कंडीशन में आवरण क्षमता है d अपॉन में f। ये आवरण क्षमता प्राप्त हुई है जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कहाँ बनता हो, डी पर बनता हो, कहाँ बनता हो, डी पर बनता हो। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, पूरी कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के बाद हम बात कर लेते हैं, एक अगली नेक्स्ट कंडीशन और है अपने पास कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, तो हम कहाँ बनता हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हो गई, तो जब प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर बनता हो, तो अनंत वाली कंडीशन और देख लेते हैं एक बार। तो देखो अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अपने पास ये फॉर्मूला आया m बराबर में 1 प्लस में d अपॉन में f।
बेटा ये अपने पास फॉर्मूला आया है, ये अपने पास फॉर्मूला आया है, किसका आया है, आवर्धन का आया है, किसका आया है, आवर्धन का आया है, ठीक है बेटा। देखो d का मान पहले ही न्यूनतम है, d का मान क्या है, पहले ही न्यूनतम है, समझ में बात, d का मान पहले ही न्यूनतम है, ठीक है। और f किसके बराबर है, u के बराबर है, f u यहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी कम, फोकस दूरी भी क्या लिए, कम लिए, तो फोकस दूरी भी कम है और d पहले से ही क्या है, कम है, समझ में, d क्या है, पहले से ही कम है। तो जब d कम है तो ये भी कम है, ये भी कम है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिकतम होगी, क्या होगी, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिकतम। ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा कि d तो पहले से ही न्यूनतम दूरी पे 25 सेंटीमीटर पे लिया है, ठीक है। f फोकस दूरी, कम फोकस दूरी का उत्तर ले दिया है बेटा, दोनों ही d भी मिनिमम है, d भी क्या है, मिनिमम है, और f भी क्या है, मिनिमम है, तो आवर्धन क्षमता m क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब आपको पता है आंख के बिल्कुल 25 सेंटीमीटर में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो आंख में तनाव उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव, अधिक तनाव उत्पन्न होगा, समझ में, आप आंख देख पाई, अधिक तनाव तो मांसपेशी खींचेंगी, क्या होंगी, मांसपेशियां खिंच जाएंगी, समझ में, आपकी अधिकतम तनाव की स्थिति होगी। और पता है प्रतिबिंब बहुत d न्यूनतम है, तो d न्यूनतम है तो प्रतिबिंब बहुत नजदीक हुआ और बहुत बड़ा प्रतिबिंब हो, तो आप क्या देखेंगे, उसको आंख में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तनाव। इस स्थिति में आंख में क्या उत्पन्न होगा, आंख में तनाव, क्या उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, तनाव होगा, आंख में क्या उत्पन्न होगा, तनाव, आंख में बहुत ज्यादा टेंशन उत्पन्न हो जाएगी, समझिएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब है बहुत ही आपके नियरेस्ट होगा, ठीक है, और नियरेस्ट होगा तो देखने में बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा, कोई बड़ी चीज को तुम बहुत पास जाकर देखें तो कैसे देखेंगे, समझ में नहीं बात। तो वही बात है कि जब वस्तु पास है, नियरेस्ट है, तो बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न होगा, इस स्थिति में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। एक आपकी लास्ट कंडीशन और मैं बता देता हूँ, लास्ट कंडीशन में आपको क्या करना है, कि लास्ट कंडीशन क्या है आपकी, तो लास्ट कंडीशन देख लेते हैं एक बार, देखो लास्ट कंडीशन क्या है, कि जब प्रतिबिंब जब, दूसरा पॉइंट है इसका, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, b बराबर में अनंत पे बना दिया, कहाँ बना दिया, प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, अनंत पे बना दिया, समझ में, प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, अनंत पे बना दिया, ठीक है। जब प्रतिबिंब ने अनंत पे बना दिया है तो भैया वो कहाँ होगी, वस्तु कहाँ होगी, वस्तु कहाँ होगी, फोकस बिंदु पर होगी, कहाँ होगी, फोकस बिंदु पर होगी, तो वस्तु कहाँ होगी, u बराबर कहाँ होगी, फोकस बिंदु पर होगी। अगर बात करें, अगर हम बात करें तो इसकी, तो देखो कैसे स्थिति कैसे बनाएंगे, फोकस बिंदु होगी, यदि प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब भी बराबर लेते, देखो 1 में v माइनस 1 में u बराबर में आ जाएगा 1 में f, इसको अनंत 1/, में अनंत माइनस 1/, में कितना आ जाएगा u, और ये भी बेटा किसका है, माइनस का है, u माइनस लेते हैं इसको, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में 1 में f, ये 0 हो गया, यहाँ d का बना देंगे d/, में u बराबर में d/, में f, ये जब आई है d अपॉन u ये क्या लिख सकते हैं, आवर्धन क्षमता लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आवर्धन, m बराबर में क्या आ जाएगी, क्या लिखता हूं मैं, m बराबर में क्या आ जाएगी, m बराबर में आ जाएगी d अपॉन में f। एक कंडीशन ये है, ये एक कंडीशन ये है, ठीक है, एक कंडीशन ये है जब अनंत पे हो, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे, तो d का मान क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया, d का मान बेटा क्या हो गया, बहुत अधिक। इस कंडीशन को आप देखें, मैंने कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पे, तो v बराबर अनंत, मैंने यहाँ अनंत रखा, किसमें लेंस सूत्र में अनंत रखा यहाँ, तो 1 अनंत माइनस प्रतिबिंब की दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बराबर 1 में f, ठीक है। 1/, क्या होता है, 0, खत्म इसको, 1 में u, तो यहाँ दोनों तरफ d का होगा d/u बराबर d/, में f, d/u की जगह कर दिया मैंने m। अब बेटा प्रतिबिंब पहले ही कहाँ बना है, अनंत पे, ठीक है, अनंत पे प्रतिबिंब बना है, ठीक है, तो अनंत पे जब प्रतिबिंब बना है, ठीक है,
तो डी का मान क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, डी का मान क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, समझ में बात। और यू एफ किसके बराबर है, यू के बराबर है, एफ किसके बराबर है, एफ यू के बराबर है। फोकस में बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में, जब वस्तु कहाँ रखी होगी, फोकस पर रखी होगी। तो इस स्थिति में बेटाओ, इस स्थिति में जो आवर्धन है, जो m का मान है वो न्यूनतम होगा, क्या होगा, न्यूनतम होगा, समझ में आती है। इस स्थिति में m का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो जो अनंत पे बनेगा प्रतिबिंब, तो जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो कहां से आएंगी, अनंत से आएंगी। तो इस स्थिति में आंख पर तनाव उत्पन्न नहीं होगा, आंखों पर तनाव उत्पन्न नहीं होगा। आंख कैसी होंगी, रिलैक्स होंगी, शांत होंगी, कैसी होंगी, रिलैक्स होंगी। इस कंडीशन में आंख कैसी होंगी, रिलैक्स या शांत होंगी, तनाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश किरणें कहां से आएंगी, अनंत से आएंगे। और अनंत से कैसे प्रकाश किरणें आती है, समांतर आती है, कैसे आती है, समांतर आती है। तो यहाँ एक समझ में आ गई बात आपको कि जो आवर्धन क्षमता है वो फोकस दूरी की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आवर्धन क्षमता फोकस दूरी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता घटेगी। तो इसीलिए हमको आवर्धन क्षमता बढ़ानी है जिससे वस्तु बड़ी दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ एम है वो 1/m एंटी प्रोपोर्शनल एफ है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए मैंने बताया था कि इसमें कैसे लेंस का उपयोग करते हैं, कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे का, कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का हम इसमें उपयोग करते हैं, ताकि अधिक से अधिक हमको क्या प्राप्त हो जाए, आवर्धन क्षमता प्राप्त हो जाए और वस्तु हमें क्या दिखाई दे, बड़ी से बड़ी दिखाई दे। ये आपकी कहानी थी इसकी छोटी सी। अच्छा एक बात तो बता देते हैं इसमें चलते चलते। तो बात क्या है कि भाई जो आवर्धन क्षमता होती है सर्कुलर की, वो m लेस देन इक्वल टू 10 होती है। आवर्धन क्षमता का मात्र होता ही नहीं है, तो आवर्धन क्षमता जो निकल के आती है लेस देन इक्वल टू कितनी आती है, 10 आती है। क्या आती है, लेस देन इक्वल टू 10। तो मैंने आज आपको ये कहानी जो बताई है, मैंने जो पूरी कहानी बताई सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताई। सरल सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम ये होता है। आवर्धन क्षमता पहले ये निकाली थी, फिर अनंत की न्यूनतम दूरी डी पर रखा हो तो ये आई थी, अनंत की कंडीशन में ये आई थी। इस कंडीशन में बेटाओ आवर्धन क्षमता अधिकतम होगी, इस कंडीशन में, ठीक है। तो आंख पर तनाव उत्पन्न होगा। इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता न्यूनतम होगी, तो आंख पर तनाव उत्पन्न नहीं होगा, आंख रिलैक्स होंगी। क्या होंगी, रिलैक्स होंगी। समांतर प्रकाश किरणें आएंगी और समांतर प्रकाश किरणों से कोई आंखों पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आंख कैसी होंगी, रिलैक्स होंगी, शांत होंगी, समझ में बात, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहानी बताई। अगले लेक्चर में हम, अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। बेटा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी आवर्धन क्षमता कम होती है, समझ में बात, और अधिक आवर्धन क्षमता चाहिए और अधिक बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो हम दूसरा उपकरण उपयोग ले लेते हैं जिसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, समझ में बात, ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, धन्यवाद, समझ में, ठीक है।